कोलकाता की सर्द शाम, बारिश की रुक रुक कर गिरती बूंदें जैसे शहर की थकी हुई आत्मा को सुकून दे रही थीं। धुंधली रोशनी में शहर का एक पुराना घर दिखता है, जहां भीतर समरनाथ चक्रवर्ती अपनी कुर्सी पर झुके एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समरदा, क्या आप हमेशा इसी तरह अपने काम में खोए रहते हैं? अभिजीत ने चुटकी लेते हुए पूछा। अभी जासूसी एक कला है, अगर इसमें लय खो जाए तो सब बिखर जाता है, समरनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। इस वक्त कौन होगा? अभिजीत ने कहा, कुर्सी छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। दरवाजा खुला तो सामने राघवेंद्र राय खड़े थे। उनका चेहरा थका हुआ और परेशान नजर आ रहा था। चक्रवर्ती बाबू, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी विरासत, मेरी सबसे अनमोल चीज चोरी हो गई है। उनकी आवाज में घबराहट थी। राघवेंद्र राय ने अंदर आते ही कुर्सी पर धम से बैठते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है चक्रवर्ती बाबू, ये मामला बेहद गंभीर है। मेरी कृष्ण की नृत्य मूर्ति चोरी हो गई है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये मेरे पूर्वजों की विरासत है। इसे कोई ले गया और मैं जानता हूं कि यह मेरे ही घर के किसी इंसान का काम है। समरनाथ ने शांत लेकिन गहरी आवाज में पूछा, यह घटना कब हुई? और सबसे जरूरी बात, मूर्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? राघवेंद्र ने लंबी सांस ली। यह मूर्ति करीब 200 साल पुरानी है। इसे मेरे परदादा ने तंजावुर के एक मंदिर से एक नीलामी में खरीदा था। यह न सिर्फ कलात्मक महत्व रखती है, बल्कि इसे हमारे परिवार का संरक्षक भी माना जाता है। कहते हैं, जिसने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, उसका पूरा जीवन तबाह हो गया। अभिजीत ने हंसते हुए कहा, तो यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? राघवेंद्र गंभीरता से बोले, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को भी नकार नहीं सकता। मूर्ति का गायब होना हमारे परिवार के लिए बड़ा संकट है। समरनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, उस रात घर में कौन कौन था और सबसे आखिरी बार इसे कब देखा गया था? उस रात मैं, मेरी पत्नी मालती, मेरा दोस्त प्रदीप घोषाल और मेरा व्यापारिक साझेदार देवज्योति सेनगुप्ता घर पर थे। मूर्ति को मैंने 3 दिन पहले अपनी लाइब्रेरी में देखा था, लेकिन चोरी की घटना संभवतः रात के अंधेरे में हुई। अगले दिन सुबह समरनाथ और अभिजीत ने राघवेंद्र के घर पहुंचने का फैसला किया। घर बेहद पुराना था, जिसमें हर दीवार पर पुरानी कलाकृतियां और ऐतिहासिक महत्व की चीजें टंगी हुई थीं। घर की दीवारें जैसे खुद भी अनकहे रहस्यों को छुपा रही थीं। ये रहा वो कमरा, राघवेंद्र ने कहा। यहां पर मूर्ति रखी जाती थी। लाइब्रेरी में चारों तरफ किताबें थीं। बीच में एक कांच की अलमारी थी, जहां मूर्ति रखी जाती थी। अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ था। समरनाथ ने गौर से अलमारी के अंदर का मुआयना किया। कांच के टूटे टुकड़े नीचे गिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि अलमारी के अंदर धूल साफ थी। दिलचस्प, उन्होंने कहा। धूल सिर्फ मूर्ति के पास से साफ की गई है। चोर ने इसे बड़ी सावधानी से हटाया है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस घर को अच्छी तरह से जानता है। अभिजीत ने अलमारी के पास की जमीन देखी। यहां जूते के निशान हैं। शायद चोर ने इसे खींचने की कोशिश की हो। लेकिन यह एक साधारण चोरी नहीं है, समरनाथ ने कहा। चोरी से ज्यादा यह किसी के लिए एक योजना का हिस्सा लगता है। सबसे पहले उन्होंने राघवेंद्र की पत्नी मालती देवी से बात की। वह बेहद संयमित और शांत दिख रही थीं। उस रात कुछ भी असामान्य महसूस हुआ? समरनाथ ने पूछा। मैंने रात को करीब 2 बजे एक आवाज सुनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई लोहे का दरवाजा खिसका रहा हो, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि शायद यह बारिश की वजह से हुआ होगा। आपका राघवेंद्र जी से विवाद कैसा है? अभिजीत ने बिना लाग लपेट के पूछा। मालती के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। राघवेंद्र हमेशा अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं। मुझे लगता है कि वह हमारे घर की भावनात्मक महत्व को समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मूर्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगला संदिग्ध था प्रदीप घोषाल। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अजीब था। मैंने मूर्ति को बहुत बार देखा है। यह कला का एक नायाब नमूना है, लेकिन उस रात मैं अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग बना रहा था। मेरे पास यह करने का वक्त ही नहीं था। समरनाथ ने उसकी पेंटिंग पर नजर डाली।
पेंटिंग में कृष्ण की नृत्य मूर्ति का हूबहू चित्र था। यह पेंटिंग कब बनाई? समरनाथ ने पूछा। काफी समय पहले। मैंने इसे स्मृति से बनाया था। समरनाथ ने पेंटिंग पर गहराई से देखा। उसने देखा कि मूर्ति के पीछे का परिदृश्य राघवेंद्र के घर से मेल खा रहा था। दिलचस्प, उन्होंने धीरे से कहा। देवज्योति राघवेंद्र का व्यापारिक साझेदार था। उसने बताया, उस रात मैं व्यापारिक मीटिंग में था। मैं सुबह घर लौटा। मुझे मूर्ति के गायब होने के बारे में सुबह पता चला। क्या आपके और राघवेंद्र जी के बीच कोई व्यापारिक विवाद है? समरनाथ ने पूछा। हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन यह सब सामान्य है। मैं उनके घर आकर मूर्ति चुराने जैसा काम नहीं करूंगा। समरनाथ ने लाइब्रेरी की एक दीवार पर किताबों की कतार देखी। एक किताब सीधी खड़ी थी, जबकि बाकी झुकी हुई थीं। उसने किताब खींची और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें मूर्ति का एक नकली संस्करण रखा था। यह नकली मूर्ति है। चोर ने इसे बदलने की योजना पहले ही बना ली थी। लेकिन असली मूर्ति कहाँ है? अभिजीत ने पूछा। गुप्त कमरे में मिली नकली मूर्ति ने समरनाथ को और सतर्क कर दिया। कमरे में दीवारों पर हल्की खरोंचें थीं और फर्श पर धूल की हल्की परत। यह नकली मूर्ति नई नहीं लगती। इसे बहुत पहले तैयार किया गया था, समरनाथ ने कहा, मूर्ति को करीब से देखते हुए। इसका मतलब है कि चोरी की योजना कुछ दिनों या शायद हफ्तों पहले बनाई गई थी, अभिजीत ने निष्कर्ष निकाला। समरनाथ ने नकली मूर्ति के आधार पर लिखे गए शब्दों को पढ़ा। निर्मित घोषाल आर्ट स्टूडियो। घोषाल आर्ट स्टूडियो, यह तो प्रदीप का स्टूडियो है, अभिजीत ने हैरानी से कहा। हाँ, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह इस योजना का हिस्सा हो सकता है कि किसी ने उसका स्टूडियो इस्तेमाल किया हो, समरनाथ ने कहा। हमें प्रदीप से और सवाल पूछने होंगे। अगले दिन समरनाथ और अभिजीत प्रदीप के स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो में चारों तरफ पेंटिंग्स और मूर्तियों का अंबार लगा हुआ था। प्रदीप वहां नहीं था, लेकिन उसका सहायक, एक युवा लड़का, वहां मौजूद था। क्या यह मूर्ति तुम्हारे स्टूडियो में बनी है? समरनाथ ने नकली मूर्ति का आधार दिखाते हुए पूछा। लड़के ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, हाँ, यह हमारे स्टूडियो में बनी है, लेकिन इसे बनाने का आदेश मुझे नहीं, प्रदीप बाबू को मिला था। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ एक अभ्यास के लिए है। अभ्यास? क्या तुम जानते हो कि इसे किसके लिए बनाया गया था? नहीं साहब, लेकिन प्रदीप बाबू को यह मूर्ति तैयार करने के बाद बहुत घबराहट थी। उन्होंने कहा था कि इसे कहीं छुपा दिया जाए। प्रदीप की गतिविधियां और संदिग्ध लगने लगीं। उस शाम देवज्योति को समरनाथ ने बातचीत के लिए बुलाया। आपकी व्यापारिक मीटिंग उस रात कहाँ थी? समरनाथ ने सीधे पूछा। यह कोलकाता के क्लब में थी। आप चाहें तो वहां के रजिस्टर देख सकते हैं। हमने जांच की है। उस रात क्लब के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं है। देवज्योति का चेहरा सफेद पड़ गया। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा था। मैं उस रात राघवेंद्र के घर गया था, लेकिन मैंने मूर्ति नहीं चुराई। मुझे शक था कि वह किसी को मूर्ति बेचने की योजना बना रहा है और मैं उसे रोकना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि प्रदीप घोषाल ने नकली मूर्ति बनाई थी? नहीं, लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी नहीं होगी। वह कला का आदमी है, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा संदिग्ध रहा है। देवज्योति के इस बयान ने मामले को और उलझा दिया। मालती देवी से दोबारा पूछताछ करने का समय आ गया था। इस बार उनकी आंखों में आत्मविश्वास और एक छुपा हुआ डर था। क्या आप कुछ छुपा रही हैं मालती देवी? उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने मूर्ति को चुराने में मदद की थी। क्या? क्यों? अभिजीत चौंक गया। राघवेंद्र ने मूर्ति बेचने की योजना बनाई थी। उनकी व्यापारिक परेशानियों के चलते वह इसे एक काले बाजार के व्यापारी को सौंपना चाहते थे। मैंने इसे बचाने के लिए प्रदीप को मदद के लिए कहा। उसने नकली मूर्ति बनाई ताकि असली मूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके। और असली मूर्ति कहाँ है? यह एक गुप्त स्थान पर है, लेकिन मुझे डर है कि अब वह भी सुरक्षित नहीं है। कोई हमें लगातार निगरानी कर रहा है। मालती देवी की बात सच निकली। उसी रात राघवेंद्र के घर के बाहर एक काली कार देखी गई। समरनाथ ने इसे पीछा करने का फैसला किया। कार एक सुनसान गोदाम तक पहुंची। अंदर एक व्यक्ति और प्रदीप घोषाल गहरे बातचीत में लिप्त थे। मूर्ति मेरे पास है, लेकिन यह तुम्हारे काम की नहीं।
असली मूर्ति अब भी सुरक्षित है, प्रदीप ने कहा। तुम्हारे झूठ को पकड़ने के लिए मैंने यहां तक का सफर किया है। अगर मूर्ति नहीं मिली तो तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। समरनाथ ने यह सब अपनी छुपी जगह से सुना। यह साफ हो गया कि प्रदीप ने नकली मूर्ति सिर्फ मालती की मदद के लिए बनाई थी, लेकिन उसे किसी काले बाजार के डीलर ने फंसाने की कोशिश की। अगले दिन मालती देवी ने समरनाथ को मूर्ति का असली स्थान बताया। यह घर से कुछ मील दूर एक पुरानी हवेली में छुपाई गई थी। यह मेरे पिता का घर था। मैंने सोचा यही सबसे सुरक्षित जगह होगी, मालती ने कहा। समरनाथ और अभिजीत वहां पहुंचे और गुप्त कमरे से मूर्ति बरामद की। लेकिन तभी एक छाया दरवाजे पर खड़ी हो गई। मूर्ति यहीं रहेगी, एक भारी आवाज गूंजी। यह व्यक्ति देवज्योति था, जिसने अपनी लालच में मूर्ति को हथियाने की योजना बनाई थी। देवज्योति के पास बंदूक थी। मुझे यह मूर्ति दो, नहीं तो कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा, समरनाथ ने शांत रहते हुए कहा। क्या तुम जानते हो कि यह मूर्ति तुम्हें तबाह कर सकती है? यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि एक श्रापित विरासत है। देवज्योति झिझक गया। इसी दौरान अभिजीत ने उसे पीछे से काबू कर लिया। मूर्ति वापस राघवेंद्र के घर लाई गई। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वादा किया कि वह इसे अब सुरक्षित रखेंगे। मालती ने कहा, यह घटना हमारे परिवार के रिश्तों को सुधारने का जरिया बनी है। अब हमें समझ आया कि लालच से बड़ा कोई श्राप नहीं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। समरनाथ ने अपने कमरे में बैठते हुए कहा, अभिजीत, यह मामला जितना रहस्यमय था, उतना ही इंसानी भावनाओं का आईना भी। लालच, भय और प्रेम, यही सब हमें इंसान बनाते हैं। अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप हमेशा अपनी सूझबूझ से रहस्य सुलझा लेते हैं समरदा। कभी कभी रहस्यों से ज्यादा जटिल इंसान होते हैं, समरनाथ ने किताब उठाते हुए कहा।